दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। एकजुट विपक्ष ने पीएम मोदी पर बोला जमकर हमला, कहा राम मंदिर उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने की क्या जरूरत है। दरअसल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और डीएमके ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के बहुप्रतीक्षित उद्घाटन की तारीख आ गई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आगामी 22 जनवरी 2024 को मंदिर के उद्घाटन की तिथि तय कर दी है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसे लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस कार्यक्रम में बुलाने की आखिर क्या जरूरत है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सलमान खुर्शीद ने कहा कि क्या राम मंदिर का उद्घाटन अब केवल एक पार्टी का कार्यक्रम बन गया है। भगवान सबके हैं, हर पार्टी को निमंत्रण मिलना चाहिए। मंदिर निर्माण ट्रस्ट को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या केवल एक पार्टी को आमंत्रण भेजा गया है या सभी को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे दलों का आमंत्रित करने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने दावा किया है कि राम मंदिर उद्घाटन को लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए एक पार्टी का कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर को लेकर संजय राउत ने भी पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी को निमंत्रण देने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही पहुंच जाएंगे। चुनाव की हो रही तैयारी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजे जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ऐसे मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी को न्योता देना जरूरी नहीं बताया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देने की आखिर क्या जरूरत है, वो खुद ही ऐसे मौकों पर उपस्थित हो सकते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें वहां पर जरूर जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि भला कौन ऐसे मौकों पर जाना नहीं चाहेगा। राम मंदिर को बनना ही था, इसके लिए हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अपनी जान दी है। इसमें सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल हैं। शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी वहां पर थी। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, यही राम मंदिर के बनने का परिणाम था। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव की तैयारी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ खोल दिया बड़ा मोर्चा। कहा राहुल गांधी ने देश का अपमान करने के अलावा कभी कुछ भी नहीं किया। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सियाचिन में ड्यूटी के दौरान मारे गए अग्निवीर गवाटे अक्षय लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर उन पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर युवा सैनिक की मौत का राजनीति के लिए फायदा उठाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसी भी पद पर देश की सेवा नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिवाय इसके कि वो एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें अग्निवीर के रूप में देश की रक्षा करने वाले एक युवा की मौत पर भी कोई शर्म नहीं है। वे राजनीतिक रूप से इसका फायदा उठा रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक दिन भी काम नहीं किया। उन्होंने देश को नीचे गिराने की कोशिश के अलावा किसी भी पद पर देश की सेवा नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि एक युवा सैनिक की मौत का इस्तेमाल राजनीति के लिए करना बेहद शर्मनाक है। दरअसल राहुल गांधी ने गवाटे लक्ष्मण की मौत पर शोक जताया था। इस दौरान केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीर को भारत के बहादुरों का अपमान करने के लिए तैयार की गई एक योजना बताया था। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि अग्निवीरों की शहादत के बाद उनके परिवारों को कोई पेंशन या अन्य लाभ नहीं दिए जाते हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान करने के अलावा कभी भी कुछ नहीं किया। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के बाद अब जदयू ने भी कांग्रेस पार्टी से तोड़ लिया नाता, नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। दरअसल भाजपा से मुकाबले के लिए बना विपक्षी गठबंधन इंडिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरे तरीके से बिखर गया है। कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों को नजरअंदाज किए जाने के चलते समाजवादी पार्टी के बाद अब जदयू ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है। विपक्ष के 26 दलों का जब गठबंधन हुआ तब कहा गया था
कि वे सारे देश में भाजपा के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि इंडिया का गठन 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए हुआ है, न कि विधानसभा चुनावों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने इसी रणनीति के तहत 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में अपने किसी भी सहयोगी दल को तवज्जो नहीं दी है। मिजोरम को छोड़कर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भाजपा से सीधी लड़ाई है। वहीं तेलंगाना में उसका मुकाबला के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति से है। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में किसी में भी सहयोगियों को सीटें देकर खुद को कमजोर नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि वो आम आदमी पार्टी, सपा, जदयू या वाम दल सहित अन्य दलों के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में वो मजबूत बनकर उभरेगी तो वो लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में सहयोगी दलों के दबाव में आने के बजाय उन्हें दबाव में लेकर ज्यादा सीटें हासिल कर सकेगी। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अब तक 45, समाजवादी पार्टी 42 और जदयू 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी करीब 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं जदयू ने अभी पहली ही सूची जारी की है, वो कुछ और सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के नजरअंदाज के चलते मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के बाद अब जदयू ने भी कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ लिया है। अगली बड़ी खबर, केसीआर की बेटी के कविता ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा किसान विरोधी है कांग्रेस पार्टी। दरअसल तेलंगाना की रायतु बंधु योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी इतना नीचे गिर गई है कि वो उस योजना को बंद कराने की मांग कर रही है जो राज्य के किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई। ये योजना 5-6 साल से चल रही है। इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस किसान और दलित विरोधी पार्टी है। के कविता ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार भी तेलंगाना में बीआरएस की ही सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, चुनावी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को ईडी ने पूछताछ के लिए भेज दिया समन, तो भड़क गए अशोक गहलोत। दरअसल ईडी ने आज विदेशी मुद्रा उल्लंघन जांच में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन जारी कर दिया है। मामले पर अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ईडी हर रोज समन इसलिए जारी कर रही है क्योंकि राजस्थान में विकास का काम ना हो सके। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहां पर ईडी ने छापेमारी की। मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन जारी किया। अब आप समझ सकते हैं जो मैं कहता आ रहा हूं कि राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोजाना इसलिए होती है क्योंकि भाजपा ये बिल्कुल नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर रेड कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी को चटा देंगे धूला, 2024 में हर सीट पर हारेगी भाजपा। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती मनाई गई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे। वर्षों बाद यह पहला मौका था जब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने श्री बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आज देश संकट से गुजर रहा है, देश में सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ के खड़ी हैं, संविधान के ऊपर संकट पैदा हो गया है, इसीलिए हम लोग विभिन्न दलों में बटे हुए लोग आज इकट्ठा हो गए हैं और इंडिया गठबंधन बनाया है। उन्होंने कहा कि पटना की ऐतिहासिक जगह से बैठक कर कर्नाटक से लेकर मुंबई तक में मीटिंग हुई है और आज हम देश के 23 दल एकजुट होकर तैयारी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये लोग पूछते हैं कि हमारा नेता कौन होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग नेता आसानी से चुन लेंगे, उसमें कहीं भी कोई भी कठिनाई या दिक्कत नहीं होगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोग जल्द ही एक भारी रैली करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, यहां से हवा देश भर में फैलेगी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जा रहे हैं इसीलिए छटपटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग हर जगह छापा छापा मारते रहते हैं, मुकदमा मुकदमा और कोई काम नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जिन राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां पर हर जगह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये लोग कहीं नहीं है, देश को धोखा देकर आए थे, गलत प्रचार करके आए थे कि देश का पैसा विदेश में जमा है, वहां से लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि सबका खाता खुल गया, हम लोगों ने भी खाता खुलवा लिया, अब कहते हैं कि वहां खाते में पैसे ही नहीं है। लालू यादव ने कहा कि इतना बड़ा धोखा इन लोगों ने देशवासियों को दिया है, इसीलिए अब इनको धूल चटा देनी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि
बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी 2024 में हर सीट पर हारेगी। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में वोटरों को लुभाने के लिए बांटी जा रही साड़ियां, फ्लाइंग स्क्वाड ने जब्त कर लिया सामान। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की सीतापुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत और सेना से इस्तीफा देकर आए भाजपा प्रत्याशी राम कुमार टोपो के बीच में कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। लिहाजा वोटरों को रिझाने के लिए सीतापुर विधानसभा में साड़ी, कंबल और अन्य प्रलोभन की सामग्री बांटने की चर्चा अब आम हो चुकी है। इसी बीच सोशल मीडिया में साड़ी बांटने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो सीतापुर विधानसभा के नर्मदापुर के खालपारा का बताया जा रहा है। इस वीडियो को भाजपा प्रत्याशी ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। आपको बता दें कि फिलहाल यह तय नहीं हो पाया है कि ये कांग्रेस पार्टी ने बंटवाई है या फिर बीजेपी ने बंटवाई है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। इस संबंध में सीतापुर के क्षेत्र विधायक व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपाइयों को बीमारी हो गई है कि कुछ भी होगा तो उसको कांग्रेस ही करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साड़ी वाले मामले से कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। अगली बड़ी खबर है, एनसीईआरटी समिति के प्रस्ताव और ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी को लेकर बीजेपी पर जमकर भड़की ममता बनर्जी। बोली, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह हो गई है बीजेपी, जो इतिहास को बदलना चाहती है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बीजेपी पर ईडी की रेड और एनसीईआरटी की सिफारिश सहित कई मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर गंदा खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है कि क्या बीजेपी के किसी नेता के घर एक भी रेड की गई है। दरअसल ईडी ने आज करोड़ों रुपए के कथित राशन वितरण मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के परिसरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसके अलावा राजस्थान में कथित परीक्षा पेपर लीक केस की मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर में स्थित परिसरों पर जमकर रेड की। इसके अलावा विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को भी तलब किया है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी कमेटी की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया का नाम भारत करने संबंधी सिफारिश पर ममता बनर्जी ने कहा कि अचानक से यह बात क्यों की जा रही है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह हो गई है, जो कि इतिहास को बदलना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास चाहती है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब सबका साथ सबका सत्यानाश है। अगली बड़ी खबर, धमाकेदार रैली के साथ छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने भरा नामांकन। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा में अपना नामांकन जमा कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ नामांकन जमा करने के लिए एक विशाल रैली के साथ में कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली की शुरुआत श्याम टॉकीज राम मंदिर से की गई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपना नामांकन जमा किया। इसके बाद मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि कमलनाथ दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने बीजेपी ने बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।